Hello students, in this video we'll discuss chapter number 3 urbanization. Students, urbanization का मतलब होता है शहरीकरण, न्यू सिटीज़ का डेवलप होना, न्यू टाउन्स का बनना, रूरल पॉपुलेशन का अर्बन पॉपुलेशन में कन्वर्ट होना, ये सभी क्या कहलाता है अर्बनाइजेशन. ठीक है, हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे गेटसेट सेक्शन से. गेटसेट सेक्शन में आपको अनस्क्रैम्बल वर्ड्स दिए हैं, उनको स्क्रैम्बल करके आपको एक सिटी का नाम बनाना है, इंडियन सिटी का नाम बताना है जिनकी पॉपुलेशन जो है 1 मिलियन या उससे ज़्यादा है. मतलब इन्हीं सिटीज़ की जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन या उससे ज़्यादा है. तो जो पहली सिटी है ये गुजरात की एक बहुत ही फेमस सिटी है जिसका नाम है सूरत. सेकेंड सिटी है धनबाद. ओहो, धनबाद. थर्ड सिटी है प्रयागराज. प्रयागराज कहाँ पर है बच्चा? प्रयागराज का पुराना नाम था इलाहाबाद और प्रयागराज कहाँ पर है? यूपी में है. देन फोर्थ वन इज लुधियाना. फिफ्थ विजयवाड़ा. सिक्स्थ वन इज कोयम्बटूर. ठीक है, चलो चलते हैं आगे. अब हम अगर बात करें कि ये जो अर्बन वर्ड है ये नॉर्मली किसके लिए यूज़ होता है, तो अर्बन वर्ड नॉर्मली स्टैंड्स फॉर टाउन्स एंड सिटीज़. इसका यूज़ किसके लिए होता है बच्चा? टाउन्स के लिए या सिटीज़ के लिए. सो द वर्ड अर्बन नॉर्मली स्टैंड्स फॉर टाउन्स एंड सिटीज़. बहुत सारी कंट्रीज़ है बेटा वर्ल्ड में जिनकी अपनी अपनी डिफिनेशन है अर्बन सेटलमेंट के लिए. ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, वो कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे, उनकी जो पॉपुलेशन है उसके साइज के बेसिस पे. तो अगर हम बात करें कि जो वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो डिफाइन करती है अर्बन सेटलमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन एंड साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन. जो एक्चुअल साइज होता है अर्बन सेटलमेंट का वो भी कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा बेटा. ऑल्सो फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन्स, डेजर्ट रीजन. ऑब्वियसली बात है प्लेन्स में पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी, माउंटेन्स में कम, डेजर्ट रीजन में थोड़ी सी और कम. बेटा यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन मैम बना सकती हैं, तो जरा इसको समझो. एथेंस जो कि कैपिटल है ग्रीस का, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है वर्ल्ड की. वर्ल्ड के ओल्डेस्ट सिटी में आप किसका नाम लिखेंगे? एथेंस का. एथेंस कहाँ का कैपिटल है? ग्रीस का. ठीक है, यहाँ पर जो अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स थे वो कब से सेटल होना स्टार्ट हो गए थे? 1400 BCE, बिफोर कॉमन एरा. 1400 से यहाँ पर सेटलमेंट होना चालू हो गए थे. कहाँ पर? ग्रीस के एथेंस में. अब हम बात करें कि अर्बनाइजेशन क्या है, तो अर्बनाइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर रूरल एरियाज की ग्रोथ होने लगती है किसमें? अर्बन एरियाज में. स्मॉल सेटलमेंट्स जो होते हैं वो बिग सिटीज़ में कन्वर्ट होने लगते हैं. एक कंट्री के अंदर जब स्मॉल अर्बन सेटलमेंट्स बिग सिटीज़ में डेवलप होने लग जाएं, रूरल एरियाज अर्बन एरियाज में कन्वर्ट होने लग जाएं, तो इसी को हम कहते हैं अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस of change from rural to urban और growth of small urban settlement into big cities. ठीक हुई बात. चलो इस प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा जो रीजन्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वहाँ पर होता क्या है बेटा? एक पर्टिकुलर एरिया के, एक पर्टिकुलर रीजन के जो लोग होते हैं वो माइग्रेट करने लग जाते हैं रूरल सेटलमेंट टू अर्बन सेटलमेंट. ये रूरल एरियाज को छोड़ करके कहाँ सेटल डाउन हो जाते हैं? अर्बन एरियाज में. ठीक हुई बात. फिर से देखते हैं. इस प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग होते हैं एक पर्टिकुलर रीजन के, किसी भी कंट्री के, वो माइग्रेट करते हैं रूरल सेटलमेंट से और कहाँ जाके सेटल हो जाते हैं? अर्बन सेटलमेंट में. एट प्रेजेंट ये जो प्रोसेस है अर्बनाइजेशन की, ये बेसिकली लिंक्ड होती है किससे? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में इंडस्ट्रीज की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए, जॉब्स के लिए, पैसा कमाने के लिए कहाँ की तरफ आ जाते हैं? उस जगह की तरफ आ जाते हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वर्कशॉप हैं, सो दैट दे कैन हैव इनफ मनी फॉर फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ देयर फैमिली. तो आज अगर हम बात करें अर्बनाइजेशन किससे लिंक्ड है, तो अर्बनाइजेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से लिंक है. किसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? इंडस्ट्रीज और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए. अब अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो अर्बन एरिया में जो 2/3 पॉपुलेशन होती है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड होती है. तो ज़रा मेरी बात सुनो, तभी तो हम इसे अर्बन एरिया कह रहे हैं. अगर एग्रीकल्चर में ही मैक्सिमम जॉब्स होती तो इसे हम रूरल एरिया कहते हैं ना बेटा. तो ये बात तो कोई बात ही नहीं है बेटा. चलो फिर भी समझ लो कि जो अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पर 2/3 से भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन होती है वो किस में इंगेज्ड होती है? नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में.
वो ट्रेडिंग करेगी, वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में होंगी, वो कुछ प्रोड्यूस कर रहे होंगे, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, पर जो भी कुछ कर रहे होंगे वो नॉन एग्रीकल्चर होगा, ठीक है। नाउ ओरिजिन एंड कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन, कहाँ से ओरिजिन हुआ, क्या कारण थे अर्बनाइजेशन के। तो जो ओरिजिन है अर्बनाइजेशन का वो क्लोजली लिंक्ड है विद द एवोल्यूशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। जब अर्ली मैन ने एक जगह रहना चालू किया, वहीं से आप लिंक कर सकते हो किसका, अर्बनाइजेशन का। अर्ली मैन ने धीरे धीरे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीखा, प्लांट्स को डोमेस्टिकेट करना सीखा, और इस वजह से वो अपने लिए सफिशिएंट फूड प्रोड्यूस कर पाया। नहीं तो पहले अर्ली मैन travels from one place to another in search of food, in search of water, but now they learned enough about how to domesticate plant, how to domesticate animal, और अब वो एक जगह रह रहा है। अब वो एक जगह रह रहा है, अच्छा खासा प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसके पास सरप्लस फूड प्रोडक्शन है, जितनी उसकी नीड है उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर पा रहा है। और इस वजह से ही अर्ली ह्यूमंस ने परमानेंट सेटलमेंट में सेटल होना ठीक समझा। वो एक ही जगह रहता है, वहीं उसका एग्रीकल्चर लैंड होता है, वो उसके ऊपर कुछ प्रोड्यूस करता है और एक जगह रहता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम निकल जाने के बाद ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम थे, ये सेंटर्स बन गए ट्रेड के, कॉमर्स के, मैन्युफैक्चरिंग के। मतलब कुछ परमानेंट सेटलमेंट में ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होने लगी, कहीं पर कॉमर्स ज़्यादा अच्छा हो रहा था, कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा अच्छी हो रही थी। ये जो सेंटर्स थे ये ग्रेजुअली टाउन्स और सिटीज़ में डेवलप हो गए। मिडेवल पीरियड की अगर हम बात करें कि क्या होता था मिडेवल पीरियड में, तो मिडेवल पीरियड में बेटा जो यूरोपियन कंट्रीज थी इनके बीच में आपस में ओवरसी ट्रेड बहुत बढ़ गया, ठीक है। मिडेवल पीरियड में जो यूरोपियन कंट्रीज थी ये आपस में बहुत ज़्यादा ट्रेड करने लगी। जब ये ज़्यादा ट्रेड करने लगी बच्चा, तो बहुत सारे अर्बन सेंटर्स बन गए यूरोप में। इसी पर्टिकुलर टाइम में बहुत सारी सिटीज़ डेवलप होंगी, नए अर्बन सेंटर्स बनेंगे, जिन्हें आज तक हम जानते हैं, जैसे कि लंदन कैपिटल ऑफ ब्रिटेन, पेरिस, बर्न, रोम, मैड्रिड, ये सब उसी टाइम में बने, है ना। इनिशियली ये जो अर्बन सेंटर्स थे ये लोकल मार्केट्स हुआ करते थे, जो ग्रेजुअली किस में डेवलप कर गए, सिटीज़ में, ठीक है बात। लंदन, पेरिस, बर्न, रोम, मैड्रिड, ये पहले क्या हुआ करते थे, लोकल मार्केट टाउन्स। ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये काय में डेवलप कर गए, सिटीज़। बेटा ये ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स और लोकल मार्केट टाउन्स तो थे ही थे। एक टाइम के बाद स्मॉल कंट्रीज़ की भी ग्रोथ चालू हुई, और जहाँ स्मॉल कंट्रीज़ की ग्रोथ चालू होती है वहाँ से ही राइज होता है कैपिटल सिटीज़ का, ठीक है। छोटी छोटी कंट्रीज़ बनी और फिर उस कंट्रीज़ की कैपिटल बनी, और फिर वो कैपिटल सिटी ज़्यादा डेवलप होने लगी, क्योंकि किंग अपना सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैपिटल सिटीज़ से ही देखता था। जो किंग थे या तो जो एम्परर थे, जो कैपिटल सिटीज़ में रहते थे, ठीक है, वहाँ पर क्या करते थे ये लोग बेटा, बहुत सारे रोड्स बनवा देते थे, प्रॉपर प्लानिंग करके मार्केट बनवाते थे, प्रॉपर हाउसिंग प्रोवाइड करते थे अपने लोगों को। तो ग्रेजुअली ऐसा हुआ कि धीरे धीरे करके कैपिटल सिटीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाती हैं। अब जो भी राजा या जो एम्परर इन कैपिटल सिटीज़ में रहता था, वो इस सरप्लस वेल्थ को यूज़ करके सिटीज़ को एक्सपांड कर रहा था, सिटीज़ को डेवलप कर रहा था, ठीक है बात। फिर बेटा 18th सेंचुरी में हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 18th सेंचुरी वो पीरियड है जो 1701 से स्टार्ट हो गया, 1800 पे ख़त्म होता है। इस पर्टिकुलर टाइम में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें, मतलब आप हैंडमेड गुड से किस पे ट्रांसफर कर रहे हैं, किसके ऊपर बेस कर रहे हैं, मशीन मेड गुड पर बेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हुआ, तो लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन होने लगा यूरोप में और वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा था इंडस्ट्रीज़ का और दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। अब जो हमारी डिपेंडेंस थी वो सोली एग्रीकल्चर पे नहीं थी। अब हम बहुत कुछ ऐसा था जिसको ट्रेड करके भी मनी को अर्न कर रहे थे, बहुत कुछ ऐसा था जिसके ऊपर प्रोसेसिंग लगा के हम पैसा अर्न कर रहे थे, इंडस्ट्रीज़ बन रही थी, ठीक है, दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डेवलप हो रही थी, जिसकी वजह से अब नए अर्बन सेंटर्स बनेंगे। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ जाएंगे अर्बन सेंटर्स में, तो अब और ज़्यादा लोग माइग्रेट होंगे विलेज से और कहाँ सेटल होने लग जाएंगे, सिटीज़ में।
सिटीज़ में बेटर लिविंग कंडीशन थी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी थी, एजुकेशन की अच्छी फैसिलिटीज़। आज भी आप कंपेयर कर लें कि वेल प्लान्ड वे में सिटीज़ बनती हैं कि विलेजेस टू सिटीज़। स्कूल ज़्यादा अच्छे कहाँ होते हैं सिटीज़ में, हॉस्पिटल ज़्यादा अच्छे कहाँ होते हैं सिटीज़ में। तो इसीलिए जो रूरल पॉपुलेशन थी वो धीरे ग्रेजुअली कहाँ पे शिफ्ट करती गई, अर्बन एरियाज़ में शिफ्ट करती गई, क्योंकि उसे वहाँ जॉब भी मिली, अच्छा एजुकेशन मिला उसके बच्चों को, उसे अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिली। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज सिटीज़ में बहुत अच्छी होती हैं, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ होती हैं, फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होते हैं। तो जब हम लोग शहरों में रहते हैं, तुम जब गांव जाते हो, शहर जाते हो, तो तुम लोग 8th क्लास में हो, तुम्हें खुद पता होगा, इतना इस चैप्टर को तो पढ़ाने की वैसे ज़रूरत भी नहीं थी आप लोगों को। एक फेयर आइडिया होगा कि ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन्स की बात करें तो आज भी बहुत सारे रूरल एरियाज़ हैं जो प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, जिनकी रेल रूट से, तो रेल रूट्स आपको जो है तो सिटीज़ में मिलेगा। आपको ओला मंगवानी है तो वो सिटीज़ में मिलेगी, है ना? रेस्टोरेंट, थिएटर, मूवी देखना है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर मिलने वाली है बेटा? आपको सिटीज़ एरिया। अब इस वजह से क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हुए, सिटीज़ में आने लग गए, माइग्रेट होके यहाँ रहने लग गए, इससे सिटीज़ का एक्सपांशन होने लगा। तो जो रूरल एरियाज़ जो आस-पास में थे, वो मेन सिटी का ही पार्ट बनते गए। मतलब सिटी इस तरीके से ग्रेजुअली डेवलप होती गई कि जो छोटे-छोटे टाउन्स थे, छोटे-छोटे सिटी, छोटे-छोटे विलेज थे, वो ग्रेजुअली उस बड़ी सिटी का ही पार्ट बनते गए। आप लोग अपने आसपास ही देखें ना, पहले सिटीज़, मम्मी पापा से पूछना, आप जिस भी एरिया में आप रह रहे होंगे, तो आप अपने मम्मी पापा से पूछना, मम्मी पापा जब आप रहते थे बचपन में, तो क्या ये लखनऊ, ये जयपुर, ये दिल्ली, ये आप और कहाँ से रहते हैं, जहाँ जहाँ भी आप छोटे छोटे एरिया में रहते हैं, क्या पापा ये ऐसा ही था, क्या मम्मी ऐसी था? तो वो बताएंगे कि कितना ड्रास्टिक चेंज अब तक आ चुका है ना। आप जो छोटे छोटे एरियाज नियर बाय थे, जो पहले सिटीज से कनेक्टेड नहीं थे, अब वो कनेक्ट हो गए हैं और उस सिटी का ही पार्ट भी बन गए हैं। अब बेटा अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करें कि वर्ल्ड में किस रेट से अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो रूरल एरियाज से कंपेयर करें तो 4 टाइम्स ज़्यादा जो अर्बनाइजेशन की स्पीड है, वो रूरल एरियाज के एक्सपांशन से मल्टीप्लाई बाय 4 है। द अर्बनाइजेशन इन द वर्ल्ड, फिर से सुनो बेटा, जो अर्बनाइजेशन है वर्ल्ड में, वो करेंटली ग्रो कर रहा है एट 4 टाइम्स द ग्रोथ ऑफ रूरल एरियाज। रूरल एरियाज की ग्रोथ को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, उस रेट से ग्रो कर रहा है हमारा अर्बनाइजेशन। एट प्रेजेंट 54% वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में रह रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है अर्बनाइजेशन का कि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, मेट्रोपॉलिटन सिटीज का नंबर बढ़ता जा रहा है। तो फिर से अर्बनाइजेशन की ग्रोथ कैसी है, 4 टाइम्स देन द ग्रोथ ऑफ रूरल एरियाज। 54% वर्ल्ड की पॉपुलेशन कहाँ रहती है, अर्बन एरियाज में रहती है। अर्बन एरियाज की ग्रोथ है 4 टाइम्स मोर देन रूरल एरियाज। 54% पॉपुलेशन कहाँ रह रही है, अर्बन एरियाज में। अर्बन एरियाज का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज का नंबर बढ़ता ही जा रहा है। बेटा जैसे हमने वर्ल्ड में देखा कि 54% पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज, बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इन इंडिया ओनली 30% पीपल लिव इन अर्बन एरियाज। बाकी के 70% आज भी रूरल एरियाज में ही रह रहे हैं। डू रिमेंबर, इन कंपैरिजन टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ओनली 30% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन अर्बन एरियाज। जहाँ पूरी दुनिया में अगर हम बात करें कि 54% लोग हैं जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, फिर भी आज तक हमारे इंडिया में सिर्फ 30% ही रहते हैं, बाकी 70% रूरल एरियाज। अगर बेटा हम मेगा सिटीज़ की बात करें तो 1950 तक दो ही मेगा सिटी होती थी, एक थी न्यूयॉर्क और दूसरी थी लंदन। न्यूयॉर्क बोले तो यूएसए और लंदन बोले तो यूके। पर 2015 तक आते आते 36 मेगा सिटीज़ बन गई, ठीक है। आउट ऑफ दिस 36 मेगा सिटीज़ 23 तो सिर्फ अकेली कहाँ पर ही हैं, एशिया में ही हैं। फिर से ध्यान रखो कि 1950 तक सिर्फ दो मेगा सिटी होती थी, दो मेगा सिटीज़ होती थी, एक थी न्यूयॉर्क और दूसरी थी लंदन। पर जब 2015 आया तो 36 मेगा सिटीज हो चुकी थी और उसमें 23 तो अकेले कहाँ थी, एशिया में। टोक्यो इज द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड विद पॉपुलेशन ऑफ अबव 38 मिलियन। टोक्यो लार्जेस्ट सिटी है वर्ल्ड की, जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 38 मिलियन। क्लियर है? टोक्यो सबसे लार्जेस्ट सिटी है जिसकी पॉपुलेशन कितनी है, 38 मिलियन।
दूसरी जो मेगा सिटीज़ हैं वो दिल्ली, शंघाई, मेक्सिको सिटी, मुंबई, sao paulo। अब हम बात करेंगे कि अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है? तो इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, क्या प्रभाव है इस अर्बनाइजेशन का? तो जो इम्पैक्ट है अर्बनाइजेशन का ये सेम नहीं है वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, ठीक है? वेरी करेगा, जिस जो कंट्री जितनी ज़्यादा डेवलप होगी उसके अकॉर्डिंग इसका इम्पैक्ट भी बदल जाएगा। बट ऑल्सो ड्यू टू साइज ऑफ द पॉपुलेशन इन दैट अर्बन एरिया। देखो एक कंट्री कितनी ज़्यादा डेवलप है, उसमें वो अर्बन एरिया कितना ज़्यादा डेवलप है, वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है, इन सारी बातों से पता चलेगा कि भाई इम्पैक्ट क्या है, उसका प्रभाव कितना पड़ रहा है। अर्बनाइजेशन की पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं बच्चा, अर्बनाइजेशन के। अर्बनाइजेशन हैज़ मेनी पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट। अर्बनाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, तो हम लर्न करेंगे पॉजिटिव्स को भी और नेगेटिव्स को भी। पहले पॉजिटिव्स की बात करें तो बेटा जो अर्बनाइजेशन है उससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, या ये बोले इकोनॉमिक ग्रोथ से अर्बनाइजेशन हो रहा है, ये दोनों ही क्लोजली रिलेटेड है। अर्बनाइजेशन लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। अर्बनाइजेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ बहुत जारी हो रही हैं। द ग्रोथ इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की ग्रोथ होगी तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाएगा। फिर से ध्यान से सुनो, अगर शहरीकरण ज़्यादा होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ होगी? क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही है ना, बहुत कुछ सामान हम बना रहे हैं। अब जब सामान आप बना रहे हो तो आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो तो उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। तो जो ग्रोथ है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, उससे पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ जाती है ना? Urbanization gives us better facility of education, medical services, and entertainment. Till date, if you are going in any of the interior village in India, you will not be able to find good education, good medical facilities, and entertainment. तो भाई अर्बन एरियाज ये एडवांटेज हमें देते हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज, कि हमें बेटर फैसिलिटीज़ मिलेगी एजुकेशन की, मेडिकल की और एंटरटेनमेंट की। अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पर वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है, प्रॉपर रोड्स होती हैं। आप अगर किसी सिटी में हैं तो वहाँ से आपको बसेस मिल जाएंगी, रेलवे कनेक्टिविटी होती है, आप ट्रेन से कहीं पर भी जा सकते हैं। कुछ बड़ी सिटीज़ में एयरपोर्ट्स भी होते हैं, कम्युनिकेशन मिलेगा, इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा, वाईफाई मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। जो अर्बन एरियाज़ होते हैं ये बेटर लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। शहरों में आप देखोगे तो साफ़ सफाई बहुत बढ़िया तरीके से होती है, इलेक्ट्रिक पावर कट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, जबकि हम रूरल एरियाज़ में देखते हैं पावर कट बहुत फ्रिक्वेंट होता है। वाटर सप्लाई सिटी एरिया में प्रॉपर होती है। तो अर्बन एरिया में अगर आप रह रहे हो तो आपको ये बेसिक प्रॉब्लम भी नहीं होंगी कि यार पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, साफ सफाई नहीं है, हाउसिंग प्रॉपर नहीं है, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको अच्छी मिलेंगी। पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन एंड कास्ट लिव एंड वर्क क्लोज टू ईच अदर। बेटा शहरों में अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट नहीं है, कास्टिज्म का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। एक अपर कास्ट एक लोअर कास्ट दोनों एक ही कॉलोनी में साथ साथ मिलके रहते हैं, उनके बच्चे साथ में खेलते हैं, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होती। डिफरेंट रिलीजन के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों की सोच है वो थोड़ी सी ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा नैरो नहीं है। पर विलेज एरिया में आज भी आप देखोगे तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को आउटस्कर्ट्स में रहना पड़ता है, ठीक है? अ, आपस में लोग मिलजुल के नहीं रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आज भी आपको रूरल एरियाज़ में देखने को मिलेगी, पर सिटीज़ में कम से कम ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये कम देखने को मिलेगा। डिफरेंट रिलीजन के जो लोग होंगे वो साथ में रहेंगे, साथ में काम करेंगे और उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगी। अब हम नेगेटिव्स की बात करें तो अर्बनाइजेशन रिजल्ट्स इन हायर रेट ऑफ माइग्रेशन टू सिटीज़। अर्बनाइजेशन से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि हर व्यक्ति जो रूरल एरियाज़ में रह रहा था वो शहर में आने की कोशिश करता है, इससे सिटीज़ में ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, सिटी का जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम फ्रिक्वेंट हो रही है। क्यों? क्योंकि सिटी जिस पॉपुलेशन को अकोमोडेट कर सकती थी अब उससे ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर आके रह रही है।
जो पुअर और जो अनस्किल्ड पीपल होते हैं, अगर ये माइग्रेट करके विलेजेस से शहर में आ जाते हैं तो इन्हें प्रॉपर जॉब्स नहीं मिलती, ये प्रॉपर हाउसिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये सेटल डाउन हो जाते हैं ओवर क्राउडेड लो इनकम कॉलोनीज़ में, जहाँ पर हाउसिंग बहुत पुअर होती है, लिविंग कंडीशन बहुत ख़राब होती है, सैनिटेशन नहीं होता, इसकी वजह से स्लम बनने लग जाता है। ठीक है, स्लम एरिया, झुग्गी झोपड़ी वाला जो एरिया है वो बनने लग जाएगा। अब देखो, अगर आप पुअर हैं, गरीब हैं, अनएजुकेटेड हैं, अनस्किल्ड हैं, आपको कोई प्रॉपर काम नहीं आता, आप शहरों में आ गए तो कोई आपको कोई सीईओ तो बना नहीं देगा। आप अगर किसी कंपनी में एज अ पियून भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप में बेसिक लिटरेसी होनी चाहिए, बेसिक एटिकेट्स होनी चाहिए। आप चलो आ गए सिटीज़ में, अब आपको अच्छा जॉब तो मिल नहीं पा रहा है, आप ओवर क्राउडेड एरिया में रहोगे, जहाँ पर लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं होगी, हाउसिंग प्रॉपर नहीं होगी और अल्टीमेटली स्लम की ग्रोथ यहाँ पर बढ़ जाएगी। अगर हम कॉस्ट की बात करें कि अर्बन एरियाज़ में रहने का जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा हायर होता है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। आप देखना, अब अगर आप गाँव में रहते हो तो बहुत सारे लोगों के पास अपनी गाय होती है, वो बहुत बड़ा सा एरिया अवेलेबल होता है जिसमें वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रो कर पाते हैं। पर अर्बन एरियाज़ में तो यू हैव टू स्पेंड, इफ़ यू वांट मिल्क, इफ़ यू वांट फ्रूट्स, वेजिटेबल, हर चीज़ के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये है बच्चा स्लम का फ़ोटो, है ना? इस तरीके से झुग्गी-झोपड़ियाँ, कंजेस्टेड एरिया बनने लग जाता है सिटीज़ में। अब नेक्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? जब गाँव से निकल के लोग शहरों में आ जाते हैं तो वर्कर्स की शॉर्टेज विलेज एरिया में हो जाती है, जिससे रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट हैम्पर होता है। वहाँ पर भी तो एक पर्टिकुलर टाइम में लेबर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, पर होता क्या है बेटा कि बहुत सारे जो लोग होते हैं माइग्रेट करके सिटीज़ में आ जाते हैं, वहाँ पर तो काम करने के लिए वर्कर्स बचते ही नहीं हैं। अर्बनाइजेशन और जो ओवर पॉपुलेशन है, इससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, ठीक है? व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, डोमेस्टिक वेस्ट, ये सब क्या क्रिएट कर रहे हैं? एनवायरमेंटल पोल्यूशन। जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतने ज़्यादा व्हीकल होंगे, है ना? डोमेस्टिक वेस्ट उतना ज़्यादा निकलेगा, तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए अर्बनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाती है, कंजस्टेड लिविंग कंडीशन हो जाती हैं, तो जो अर्बन एरियाज़ हैं वो मोर वल्नरेबल होते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ के। देखो, आप एक ही एरिया में पास पास रह रहे हैं, छोटे छोटे घर हैं, डेंसिटी पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज़ अगर एक व्यक्ति को हो गई तो उसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। बेटा, अब आप गाँव छोड़ के शहर में आ गए, शहर में भी आपको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, तो होता क्या है, इस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, पॉवर्टी की वजह से आप क्रिमिनल ऑफेंस में एंगेज हो जाते हो, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करने लगते हो। जो लोग होते हैं जो अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं, वो बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ को जीते हैं, क्योंकि इनकम कम होती है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं। दूसरी अर्बन प्रॉब्लम्स भी होती है जिसकी वजह से स्ट्रेस बहुत है। हाई बीपी, शुगर, इनके पेशेंट आपको अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा मिलेंगे। नाउ सैटेलाइट सिटीज़। अब सैटेलाइट सिटीज़ एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझना। चलो, तो बहुत सारी जो सिटीज़ हैं वर्ल्ड की, वो एक्सपीरियंस कर रही हैं अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। चारों तरफ सिटी का मेन एरिया ये था, यहाँ पर भी सिटी की ग्रोथ हो रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, चारों तरफ से सिटी की ग्रोथ हो रही है, जिससे जो सिटी है वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होती जा रही है। पब्लिक यूटिलिटी जो सर्विसेज हैं, जैसे कि वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, रोड्स, ये सिर्फ इन सिटीज़ में इनएडिकेट, अपर्याप्त, इनएडिकेट मतलब अपर्याप्त नहीं, इनएफिशिएंट भी हैं। मतलब देखो, कम तो है, साथ-साथ में जो हैं वो भी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही हैं। इनएफिशिएंट का मतलब होता है अकुशल, मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग भी नहीं है, साथ-साथ पूरी भी नहीं है। तो जब सिटीज़ की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज सिर्फ कम ही नहीं पड़ेंगी बेटा, जितनी होंगी वो भी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही होंगी। इसीलिए हमने नए कंसेप्ट को जन्म दिया, वो था सैटेलाइट सिटीज़। The satellite cities can thus supplement the expansion of larger मेन सिटीज़। और अब हमने सैटेलाइट सिटीज़ के कंसेप्ट को जनरेट किया जो सप्लीमेंट करेगी एक्सपांशन ऑफ लार्जर और मेन सिटीज़ को। सैटेलाइट सिटीज़ क्या होती हैं? स्मॉलर सिटीज़ होती हैं। सैटेलाइट सिटीज़ आर स्मॉलर सिटीज़ प्लान्ड एंड डेवलप्ड नियर लार्ज और मेन सिटीज़ के पास आप डेवलप करके एक छोटी सी सिटी डेवलप कर देते हो। जैसे ये दिल्ली है, दिल्ली के पास आपने नोएडा को डेवलप कर दिया, ठीक है?
तो ये मेन सिटी हो गई और ये इसकी सैटेलाइट सिटी हो गई। तो सैटेलाइट सिटी का कंसेप्ट क्यों आया कि ये जो ओवर कंजेशन सिटीज़ में हो रहा था, जो इनएफिशिएंट सिस्टम था, जो इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ थी, उसको सप्लीमेंट करने के लिए हम लोग स्मार्ट सिटीज़ को लेके आए। ये जो सिटीज़ थी ये मोस्टली इंडिपेंडेंट होंगी लार्ज और मेन सिटी से। इसका कोई सच डिपेंडेंस नहीं होगी लार्ज और मेन सिटी पे। जो मेन एम होगा ऐसी सिटीज़ को डेवलप करने का वो यही होगा, डीकंजेस्ट द ओवर पॉपुलेटेड एंड ओवर अर्बनाइज्ड मेन सिटी। जो ओवर पॉपुलेटेड ओवर अर्बनाइज्ड सिटी है उसके कंजेशन को थोड़ा सा कम कर देना, उसको डीकंजेस्ट करना, यही मेन एम था। नोएडा इन उत्तर प्रदेश, गुरुग्राम इन हरियाणा, हरियाणा का गुरुग्राम, नोएडा उत्तर प्रदेश का, ये सैटेलाइट सिटीज़ के ही एग्जाम्पल हैं। उत्तर प्रदेश से नोएडा, हरियाणा से गुरुग्राम, ये सैटेलाइट सिटी की एग्जाम्पल है। 1 मार्क मैम पूछ सकती है, राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ सैटेलाइट सिटीज़। तो नोएडा और गुरुग्राम। दे वर डेवलप टू डीकंजेस्ट दिल्ली, इन्हें दिल्ली को डीकंजेस्ट करने के लिए डेवलप किया गया था। ठीक है, एक साइड में गुरुग्राम को डेवलप कर लिया गया, दूसरे साइड में नोएडा को डेवलप कर लिया गया। सम अदर सैटेलाइट सिटी, दूसरी अदर सैटेलाइट सिटी है नवी मुंबई एंड थाने, डेवलप नियर मुंबई, मुंबई के पास थाने को डेवलप किया गया, नवी मुंबई को डेवलप किया गया। सॉल्ट लेक सिटी को डेवलप किया गया कोलकाता के पास, हाईटेक सिटी को डेवलप किया गया नियर हैदराबाद। फिर से नवी मुंबई और थाने को मुंबई के आसपास डेवलप किया गया, सॉल्ट लेक सिटी को डेवलप किया गया कोलकाता के पास, और हाईटेक सिटी को डेवलप किया गया हैदराबाद के पास। तो ये इनकी सैटेलाइट। तो अब सैटेलाइट सिटी का कंसेप्ट समझ में आया कि बेसिकली ये डिपेंडेंट होंगी, नहीं ये इंडिपेंडेंट होगी, इनका मेन सिटी पे कोई डिपेंडेंस नहीं होगा, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगी। इनका प्लानिंग इस तरीके से किया जाएगा कि आप दिल्ली में रहें या नोएडा में रहें तो आपको फील कैसे ही आएगा कि यार मैं दिल्ली में ही रह रहा हूँ। गुरुग्राम को इस तरीके से बनाया गया कि आपको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे, इस तरीके से उसकी प्लानिंग की गई कि आपको ऐसा ही लगे कि आप दिल्ली में ही हैं। पर ये इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिपेंडेंट सिटीज़ होती हैं, इनका ज़्यादा लेना देना नहीं होता है उस बड़ी लार्ज सिटी पे जिसके सप्लीमेंट के लिए इन्हें बनाया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सैटेलाइट सिटीज़ के? पहला, जो सैटेलाइट सिटीज़ होती हैं वो फिज़िकली सेपरेट होती हैं मेन सिटी से, या तो रूरल टेरिटरी से या किसी रिवर से या कैनाल से सेपरेशन होता है। ठीक है, फिजिकली सेपरेट रहेगी सैटेलाइट सिटी, ये ध्यान रखना। भले वो किसी पहले मतलब जैसे यहाँ पर कोई है, यहाँ पर किसी छोटे से गांव को बना के फिर यहाँ पर बनाया गया। दूसरा, इनका ओन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होगा, दे हैव देयर ओन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो जनरली सराउंडेड होगा प्लान्ड नेबरहुड से। इनका अपना सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होगा जो कि सराउंडेड होगा बाय प्लान्ड नेबरहुड से, बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग करके इनको नेबरहुड बनाए होंगे। दे मे नॉट बी एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट ऑफ द मेन सिटी, ये या तो इंडिपेंडेंट होंगे बिल्कुल मेन सिटीज़ पे या थोड़ी बहुत इनके डिपेंडेंस कभी होगी भी मेन सिटीज़ से, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी। इकोनॉमिकली हो सकता है नोएडा दिल्ली पे डिपेंड करता हो, गुरुग्राम दिल्ली पे डिपेंड करता हो, या हो सकता है ना भी करता हो, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी। They are different from suburbs as they have their own central business district. ये suburbs से तो अलग होती हैं। क्यों suburbs से अलग हो रही हैं? क्योंकि इनका central business districts हैं, इनके पास अपनी central business district है। अब 2 बार ये वर्ड आ गया, इसके मीनिंग को समझ ही लेते हैं। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट क्या होगा? यहाँ पे मेन कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी, मेन बिल्डिंग्स होंगी जहाँ से गवर्नमेंट काम कर रही होगी। ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ जहाँ पर हो रही होंगी, कमर्शियल सेंटर्स होंगे। इकोनॉमिकली अगर हम सैटेलाइट सिटीज़ की बात करें, इकोनॉमिकली द सैटेलाइट सिटीज़ आर लेस इम्पॉर्टेंट देन द मेन सिटीज़। ऑब्वियसली बात है, सैटेलाइट नाम ही हमने इसलिए दिया है कि ये मेन सिटी जितनी इम्पॉर्टेंट तो नहीं है। इनका ओन म्युनिसिपल कमेटी होती है जो सिविक एमिनिटीज़ को देखती है, ना ड्रेनेज को क्लीन कौन करेगा, स्ट्रीट लाइट कौन लगवाएगा, ये सारी चीज़ें। इनका अपना एम्प्लॉयमेंट बेस होता है। ये कनेक्टेड होती हैं लार्ज और मेन सिटीज़ से विद द रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसे एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल। तो ये फुल्ली कनेक्टेड होती हैं लार्ज और मेन सिटीज़ से इनके रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से, या तो एक्सप्रेसवे होगा दोनों को कनेक्ट करता होगा या मेट्रो रेल के थ्रू कनेक्टेड होंगी। इनके आसपास ग्रीन बेल्ट जरूर होगा। जितनी भी प्लान सिटीज़ बनाई गई, भले वो गुरुग्राम हो या भले नोएडा हो,
थाने हो, नवी मुंबई हो, हर जगह आपको ग्रीन बेल्ट मिलेगा। दे आर एक्चुअली मिनिएचर अर्बन एरियाज या मिनिएचर अर्बन एरियाज होंगे ऑन द फ्रिंज ऑफ द मेन सिटीज के किनारों पर ये अर्बन एरियाज मिनिएचर होगा अर्बन एरियाज का। क्विक क्विज हम बाद में देखेंगे। अब हम बात करेंगे स्मार्ट सिटीज़ की। अभी हमने सैटेलाइट सिटी देखी, अब हम स्मार्ट सिटीज़ की बात करेंगे। स्मार्ट सिटीज़ अर्बन एरियाज होते हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। ठीक है, इज़ वाइडली यूज्ड। फिर से सुन लो बेटा। देखो, जो स्मार्ट सिटीज़ होती हैं ये अर्बन एरियाज़ होते हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिससे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाए। फिर से सुनो, हो सकता है मैंने पहले थोड़ा सा उसको फ्रेम नहीं किया सेंटेंस को प्रॉपर। स्मार्ट सिटीज़ वो सिटीज़ होते हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को वाइडली यूज़ करके जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव किया जाता है। जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसे पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में यूज़ किया जाता है, जैसे वाटर सप्लाई, पावर प्लांट्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वेस्ट कलेक्शन प्रॉपर होता है, डिस्पोजल प्रॉपर होता है। लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आईसीटी का मेन यूज़ हो रहा है, स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो या लॉ एनफोर्समेंट हो। तो स्मार्ट सिटीज़ अगर कोई पूछेगा कि उसमें बेसिकली क्या है, तो आप बोलना वहाँ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। भले ही वो वाटर सप्लाई की बात हो, पावर प्लांट की बात हो, वेस्ट कलेक्शन की बात हो या वेस्ट डिस्पोजल की बात हो, सब में टेक्नोलॉजी को हम मेनली यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंट कंट्रीज जो वर्ल्ड की हैं उनके लिए सेम कंसेप्ट नहीं है स्मार्ट सिटीज़ का। बेटा देखो, जो डेवलप्ड कंट्रीज होंगी उनकी स्मार्ट सिटी हाईटेक होगी, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होगी। डेवलपिंग कंट्रीज़ की स्मार्ट सिटीज़ अलग होगी। तो जो लोअर या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी स्मार्ट कंट्रीज़ का कंसेप्ट अलग होगा। तो डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड डू नॉट हैव द सेम कंसेप्ट। सबका एक कंसेप्ट नहीं है बेटा स्मार्ट सिटी को लेके। ये वेरी करेगा कंट्री टू कंट्री एंड फ्रॉम सिटीज़ टू सिटीज़। मेनली ये डिपेंड करेगा लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे कि जिस भी कंट्री में, जिस भी स्टेट में आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, उस स्टेट का, उस कंट्री का लेवल ऑफ डेवलपमेंट कितना है, वहाँ पर इकोनॉमिक रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, लोगों की एस्पिरेशंस कितनी हैं, लोग चेंज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते अपने आप को। ठीक है, और बेसिकली जो स्मार्ट सिटी है वो डिपेंड करती है फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। स्मार्ट सिटी आपको बनाना है तो आपको उसको फिजिकली चेंज करना पड़ेगा, इकोनॉमी में चेंजेस आएंगे, सोशल और इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज आएगा। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो कंसेप्ट था स्मार्ट सिटी का वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कहाँ पर हुआ है, तो वो हुआ है सिंगापुर में, एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम कहाँ पर है? नीदरलैंड्स में। लंदन यूके, सैन फ्रांसिस्को, सिडनी, सियोल, नॉर्थ नहीं, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया में है सियोल। बाकी सिडनी तो ऑस्ट्रेलिया में, बाकी आपको पता ही होगा। चलो, तो जो कंसेप्ट है स्मार्ट सिटीज़ का वो सक्सेसफुली कहाँ का इम्प्लीमेंट हो गया? सिंगापुर, एम्स्टर्डम, लंदन, सैन फ्रांसिस्को, सिडनी, सियोल। अब हम वो फैक्टर्स पढ़ेंगे बच्चा जो कंट्रीब्यूट करते हैं स्मार्ट सिटी की डेफिनेशन में। तो पहला, हमने पहले ही देख लिया कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का, इलेक्ट्रॉनिक का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, इनकी एप्लीकेशंस का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा स्मार्ट सिटीज़ में। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगी, वर्किंग एनवायरनमेंट को चेंज करके रख देगी। जो आईसीटी का यूज़ है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी होगा। ठीक है, एंड प्रोग्राम्स टू ब्रिंग पीपल एंड आईसीटी टुगेदर, ऐसे प्रोग्राम्स रन किए जाएंगे जिससे लोग और आईसीटी साथ में आए, इनोवेशंस को एनकरेजमेंट मिलेगा, नॉलेज को। अब बेटा, कैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है स्मार्ट सिटी में? बेटा, स्मार्ट सिटी में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इस तरीके से यूज़ करते हैं कि जो अर्बन सर्विसेज है, भले वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, वाटर सप्लाई हो, गैस सप्लाई हो, उनकी क्वालिटी में एनहांसमेंट हो, परफॉर्मेंस बढ़ जाए, गवर्नमेंट और लोगों के बीच में कांटेक्ट बढ़ जाए। कुछ कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स होती है जिसका एडवांटेज पुअर तक पहुंचना चाहिए, पर एक्चुअली बीच में कुछ और लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो इस आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों और सरकार के बीच में कांटेक्ट थोड़े से इम्प्रूव हो जाएंगे। हम इमिग्रेशन को प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे, है ना, इम्प्रूव कर पाएंगे कि भाई अगर कोई हमारी सिटी में आ रहा है तो उसको कहाँ पर हाउसिंग देनी है, कहाँ पर रखना है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर हो पाएंगी। और जो रिसोर्स कंजम्पशन है उस टू रिड्यूस कॉस्ट एंड रिसोर्स कंजम्पशन, वो रिसोर्स कंजम्पशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं स्मार्ट सिटी के? प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल,
स्मार्ट सिटी में अगर रह रहे हैं तो आपके पास घर होगा ही होगा। कंजेशन को कम किया जाता है, एनवायरमेंट पोल्यूशन को कम करने पे मेजर फोकस होता है, रिसोर्स डिप्लीशन को कम किया जा सकता है किया जाता है। स्मार्ट सिटी में कंजेशन कम किया जाएगा, कंजेशन कम होगा, एनवायरमेंट पोल्यूशन कम होगा, रिसोर्स डिप्लीशन भी बहुत कम होगा। बूस्ट लोकल इकॉनमी, हर बार इस बात पे ध्यान दिया जाएगा कि लोकल इकॉनमी को बूस्ट करना है। सिक्योरिटी होगी, प्रिजर्व एंड डेवलप ओपन स्पेसेस होंगे वहाँ पर। वैरायटी ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। बाइक से नहीं जाना है, कार से जाना है, कार से नहीं जाना है, बस से जाना है, बस से नहीं जाना है, ओला से चले जाओ, ट्रेन से चले जाओ, मेट्रो से चले जाओ, ये सारी चीज़ें होंगी। गवर्नेंस बहुत ज़्यादा सिटीजन फ्रेंडली होगी, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगी, गवर्नमेंट और जनरल पब्लिक के बीच में एक अच्छा बॉन्ड होगा। ये जो एरियाज़ होंगे ये लेस वल्नरेबल होंगे डिज़ास्टर्स के लिए, डिसीज़ेज़ के लिए। मतलब स्मार्ट सिटीज़ में इन बातों को ध्यान रखा गया है कि कोई भी डिज़ास्टर, कोई भी डिसीज़ आए तो उसको किस तरीके से प्रॉपर्ली हैंडल किया जाए। स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटीज़ मिशन इन इंडिया इज़ एन अर्बन रिन्यूएबल प्रोग्राम। अर्बन रिन्यूएबल प्रोग्रामिंग के अंदर ही स्मार्ट सिटी मिशन आया था, जिसको इनिशिएट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और इसका मेन जो पर्पस था वो था सिटीजन फ्रेंडली एनवायरनमेंट को क्रिएट करना। अबाउट 100 सिटीज़ इन इंडिया, इंडिया के 100 सिटीज़ में इस तरीके का एनवायरनमेंट हम क्रिएट करें कि वो सिटीजन फ्रेंडली हो। जो मिनिस्ट्री थी अर्बन डेवलपमेंट की वो रिस्पॉन्सिबल थी इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। किसके कोलैबोरेशन के साथ? विद द कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके ये प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी हमने किसको दी थी? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को। कुछ जो सिटीज़ थी, सम ऑफ द सिटीज़ विच आर प्रपोज टू बी डेवलप्ड इनटू स्मार्ट सिटीज़, कुछ सिटीज़ को कहा गया था कि भई अब आने वाले टाइम में ये स्मार्ट सिटीज़ बनेंगी, वो थी भुवनेश्वर, पुणे, जयपुर, सूरत, कोच्चि, विशाखापट्टनम, इंदौर, गुवाहाटी एंड लुधियाना। ठीक है, तो इन सिटीज़ को हमने प्रपोज किया है कि आने वाले टाइम में स्मार्ट सिटीज़ बन जाएंगी भुवनेश्वर, पुणे, जयपुर, सूरत, कोच्चि, विशाखापट्टनम, इंदौर, गुवाहाटी एंड लुधियाना। इसमें से जो कुछ सिटीज़ थी ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुकी हैं, प्रॉपर प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर हो रहा है। कुछ सिटीज़ में थोड़ा सा प्रोसेस दे रहे हैं, पर हाँ टाइम बीइंग ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगा और ये सिटीज़ जल्दी ही स्मार्ट सिटीज़ बन जाएंगी। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.